नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जल्द ही सहकारी क्षेत्र के लिए लाई जाएगी एक नई नीति। सहकारी बैंकों में भ्रष्टाचार पर अफसोस जताया और कहा कि सहकारिता आंदोलन में पारदर्शिता लाकर आने वाले समय में सरकार इस आंदोलन को हर संभव मदद देगी। सहकारिता से ग्रामीण विकास को मिलेगा बढ़ावा। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई उपकरणों पर 90% की छूट। कुछ सिंचाई यंत्रों पर सरकार द्वारा 100% सब्सिडी। बिहार में 44,000 से अधिक किसानों ने किया आवेदन। लघु एवं सीमांत किसानों को ड्रिप सिंचाई के साथ सामूहिक नलकूप का भी प्रावधान। उत्तर प्रदेश में भी बढ़ रहा है ड्रैगन फ्रूट खेती का रकबा। कई जिलों के किसान उगा रहे हैं एक ही जमीन पर कई फसलें। किसानों ने ड्रैगन फ्रूट की खेती के साथ टमाटर का फसल भी लगाई। बिहार के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी। उत्तर प्रदेश सरकार की ही तरह गन्ना मूल्य से वृद्धि करने पर कर रही है विचार ताकि किसानों की आर्थिक आय बढ़े। बिहार सरकार ने गन्ना उद्योग मंत्री ने कहा कि फसल का उचित मूल्य देकर उनके जीवन को खुशहाल बनाना सरकार का लक्ष्य। आइए अब नजर डालते हैं विस्तार से खबरों पर। प्रधानमंत्री ने कल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे यहां के किसानों और पशुपालकों के लिए नए अवसर तो पैदा करेगा ही, साथ ही लघु उद्योगों के लिए ये नई संभावनाएं भी तैयार करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते सालों में बीज से बाजार तक की व्यवस्थाओं में 80% से ज्यादा ऐसे छोटे किसानों को प्राथमिकता दी गई है जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। यूपी के 12 जिलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे जो यहां के किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए तो नए अवसर बनाएगा ही, यहां के एमएसएमईज के लिए, लघु उद्योग के लिए भी नई संभावनाएं तैयार करेगा। विशेष रूप से फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए जो असीम संभावनाएं यहां पर बनेगी, उनसे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी किसान हो या नौजवान, ये सभी के लिए अनंत संभावनाओं का एक्सप्रेसवे है। बीते सालों में बीज से बाजार तक की जो भी व्यवस्था हमने बनाई है, उनमें देश के उन 80% से अधिक छोटे किसानों को प्राथमिकता दी गई है जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो हजारों करोड़ रुपए सीधे बैंक अकाउंट में पहुंचे हैं, उसका सबसे अधिक लाभ छोटे किसानों को हुआ है। आज हम उन करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ रहे हैं। कभी मेरे छोटे किसान के लिए बैंक के दरवाजे खुलते ही नहीं थे। एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, रिकॉर्ड सरकारी खरीद और पैसा डायरेक्ट किसान के बैंक अकाउंट में जाने से छोटे किसान को बहुत राहत मिली है। सिंचाई पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा फोकस सिंचाई के रकबे के विस्तार और टेक्नोलॉजी पर है। हम ग्रामीण स्ट्रक्चर भंडारण, कोल्ड स्टोरेज जैसी तकनीक पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। हमारा फोकस देश में सिंचाई के रकबे का विस्तार करने पर है।
सिंचाई के क्षेत्र में आधुनिक टेक्नोलॉजी पर है, इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए आज ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर, भंडारण, कोल्ड स्टोरेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास गांव के पास ही ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का है जिससे जल्दी खराब होने वाली, अधिक दाम देने वाले फल सब्जियों की खेती किसान अधिक से अधिक कर सके और अधिक से जल्दी बाहर पहुंचा सके। इससे फूड प्रोसेसिंग उद्योगों का भी तेजी से विस्तार हो पाएगा और गांव के पास ही रोजगार की नई संभावनाएं बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने गन्ना किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किया। गन्ना के लाभकारी मूल्य और भुगतान में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। हमने गन्ना किसानों की दशकों पुरानी समस्याओं को ईमानदारी से दूर करने के लिए नए विकल्प, नए समाधान खोजने का प्रयास किया है। आज गन्ने के लाभकारी मूल्य के मामले में भी यूपी देश में अग्रणी राज्यों में है। भुगतान के मामले में भी योगी जी सरकार ने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आज इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग को भी अभूतपूर्व बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे कच्चा तेल मंगाने में देश का पैसा तो बच ही रहा है, देश का चीनी सेक्टर भी मजबूत हो रहा है। प्रधानमंत्री ने आवास मामले में कहा कि इतना काम उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ। अकेले शाहजहांपुर में 50,000 लोगों को आवास मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत जिन्हें घर नहीं मिले उनके लिए मोदी और योगी प्रयासरत हैं और हर किसी को घर, बिजली, पानी, गैस मिलने में प्राथमिकता मिले। इसके लिए हमने 2 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इतना काम कभी नहीं होता था। अकेले हमारे यहां शाहजहांपुर में भी 50,000 लोगों को पक्के घर मिले हैं। उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ है। जिन लोगों को अब भी पीएम आवास योजना के घर नहीं मिले हैं, उनके लिए घर जल्दी से जल्दी मिले, इसके लिए भी मोदी और योगी दिन रात काम करते हैं और करते रहेंगे। हाल ही में हमारी सरकार ने इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किए। 2 लाख करोड़ रुपए पहली बार घर, बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, गैस कनेक्शन, ऐसी बुनियादी सुविधाओं को इतनी प्राथमिकता दी जा रही है। विकास का ऐसा ही काम गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े का जीवन बदलता है। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन है। अमित शाह ने आज CFSL कैंपस में नए भवन का उद्घाटन किया।
इससे पहले अमित शाह ने अपने महाराष्ट्र दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत पुणे के दगडूशेठ हलवाई गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। अमित शाह आज पुणे के CFSL हाईटेक लैब का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह NDRF के जवानों के साथ भी मुलाकात करेंगे। वहीं वेंकुट मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। अमित शाह पुणे नगर निगम में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का भी शिलान्यास करेंगे। इससे पहले कल अमित शाह ने सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाने की बात कही, ताकि सहकारिता के द्वारा ग्रामीण विकास को और बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि अब समितियां बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि सहकारिता में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। महाराष्ट्र के हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आइडियल माने जाते थे। आज स्थिति क्या हो गई? सिर्फ 3 बचे। क्यों? क्या हो गया? हजारों करोड़ के घपले घोटाले कैसे हुए? ये रिजर्व बैंक ने किए है क्या? ना जी, रिजर्व बैंक ने नहीं किए। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी करने यहां नहीं आया हूं, ना मुझे राजनीतिक टिप्पणी करनी है। मैं मगर सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ताओं को इतना जरूर कहना चाहता हूं, सरकार आपके साथ खड़ी है, मोदी जी आपके साथ खड़े हैं। अब सहकारिता आंदोलन को कोई अन्याय नहीं कर सकता, परंतु साथ ही साथ हमने भी पारदर्शिता लानी पड़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। कल केंद्रीय गृह मंत्री ने अहमदनगर जिले के लूनी में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारिता परिषद और कृषि सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल साहित्य पुरस्कार भी प्रदान किए। यात्रा के दौरान अमित शाह ने साईं बाबा के दर्शन भी किए। साथ ही अमित शाह ने मुंबई में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में भी हिस्सा लिया। और बिहार कटिहार जिले के बलरामपुर क्षेत्र के किसानों ने बारसोई अनुमंडल पदाधिकारी से नकली खाद विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर गुहार लगाई है। इस संदर्भ में दर्जनों किसानों ने बताया कि कटिहार जिला के बलरामपुर विधानसभा की सीमा पश्चिम बंगाल से सटे होने की वजह से यहां के अधिकतर किसान बंगाल से खाद, बीज और अन्य सामानों की खरीदारी करते हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी किसानों ने बलरामपुर से सटे पश्चिम बंगाल के टोनू डिग्गी यादव इंटरप्राइजेज से खाद लेकर खेती की थी, जिससे खेत में लगे सैकड़ों एकड़ फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। किसानों ने बारसोई अनुमंडल पदाधिकारी से नकली खाद विक्रेताओं पर जल्द से जल्द मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि नकली खाद की वजह से अन्नदाताओं की भारी मात्रा में फसल बर्बाद हुई है। वो इस मामले में पश्चिम बंगाल के बड़े आला अधिकारियों और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवगत करवाएंगे, ताकि न्याय मिल सके और नकली खाद बीज विक्रेताओं पर नकेल कसी जा सके। और सिंचाई यंत्रों पर किसानों को कितनी मिलेगी छूट? कृषि मंत्रियों पर सब्सिडी का लाभ राज्य के रैयत तथा गैर रैयत दोनों प्रकार के किसानों को मिलेगा। किसानों को सब्सिडी पर कृषि सिंचाई यंत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिहार राज्य में योजना के तहत 44,073 किसान आवेदन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों पर 90% सब्सिडी मिली है। कुछ सिंचाई यंत्रों पर सरकार द्वारा 100% तक की सब्सिडी दी जा रही है। लघु एवं सीमांत किसानों को ड्रिप सिंचाई के साथ सामूहिक नलकूप का प्रावधान भी मिला है। किस फसल के लिए कौन सी सिंचाई पद्धति का किया गया है अनुशंसित, ये भी बताया गया है। ड्रिप सिंचाई पद्धति को गन्ना, अनानास, पपीता, केला, आम, लीची, अमरूद के लिए अनुशंसित किया गया है। मिनी स्प्रिंकलर पद्धति को चाय, आलू, प्याज, धान, गेहूं, सब्जी आदि के लिए अनुशंसित किया गया है। माइक्रो स्प्रिंकलर पद्धति के लिए लीची, पाली हाउस, शेड, नेट हाउस के लिए अनुशंसित किया गया। और पोर्टेबल स्प्रिंकल पद्धति को दलहन, तलहन और धान, गेहूं आदि फसलों के लिए अनुशंसित किया गया है। किसान के पास स्वयं का भूमि अथवा 7 वर्षों का लीज की भूमि होना आवश्यक है और स्वयं की भूमि की स्थिति में एलपीसी होना भी आवश्यक है।
लीज भूमि है तो 7 वर्षों का निबंधित लीज, 1000 रुपए का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र भी होना चाहिए। योजना का लाभ जो किसान पूर्व में ले चुके हैं उन्हें 7 वर्षों के बाद ही योजना का लाभ मिलेगा। और किसान का निबंध डीबीटी पोर्टल पर आवश्यक है। छोटे किसान योजना का लाभ समूह में भी ले सकते हैं। योजना का लाभ व्यक्तिगत रूप से लेना हेतु जल स्रोत आवश्यक है। किसान का बैंक खाता आधार लिंक्ड होना भी आवश्यक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर 16 एवं 1% कुल राशि का व्यय बेहद आवश्यक हो जाता है। आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। और सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज का होना भी बेहद आवश्यक है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ राज्य के रैयत तथा गैर रैयत दोनों प्रकार के किसानों को मिलेगा। सिंचाई यंत्रों पर किसानों को कितनी मिलेगी छूट, इसके बारे में बताया गया कि किसानों को सब्सिडी पर कृषि सिंचाई यंत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक हो जाएगा। बिहार राज्य में योजना के तहत 44,073 किसान आवेदन कर चुके हैं। और सिंचाई यंत्रों पर किसानों को कितनी मिलेगी छूट, और आइए अब नजर डालते हैं मंडियों में कि अनाज का क्या भाव है, इस पर एक नजर। उच्च प्रोटीन के कारण दालें विश्व की एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं। भारत में दालें सभी वर्ग के व्यक्तियों के खाने का मुख्य हिस्सा है। दालों में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उपलब्ध होता है। भारत में बड़े पैमाने पर दालों की खेती की जाती है और बड़े भाग के तौर पर भारत दालों का निर्यात भी करता है। यही वजह है कि भारत को विश्व में दालों का बड़ा उत्पादक और निर्यातक कहा जाता है। प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान भारत से 2,116 करोड़ रुपए और 284 मिलियन अमेरिकी डॉलर कीमत की 2,96,169 मैट्रिक टन दालों का विश्व भर को निर्यात किया गया। वहीं साल 2021 के दौरान देश में हुए दालों के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल अक्टूबर महीने में दलहन के निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2021 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान दलहन के निर्यात में 833 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से 1,82,480 टन दालों का निर्यात हुआ है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,81,647 टन रहा था। आपको बता दें कि भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। वहीं बात दलहन की कुल पैदावार की करें, कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। वहीं तूर की उपज पर नजर डालें तो साल 2021 और 22 के दौरान तूर की खरीफ पैदावार 4.43 मिलियन टन होने का अनुमान है। केंद्र सरकार दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, जिसकी वजह से चालू रबी सीजन के दौरान देश के किसानों का रुझान दलहन की खेती की ओर बढ़ा है। दलहन किसानों ने देश के कुछ हिस्सों में रबी दालों की बुआई की है, जबकि कई राज्यों में बुआई अभी जारी है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सरकार ने रबी फसल वर्ष 2021 और 22 के लिए दलहन की बुआई का लक्ष्य 1,46,14,000 हेक्टेयर तय किया है। वहीं चालू रबी सीजन में बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी दलहन की बुआई में अब कमी देखने को मिली है। दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले 6,000 हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 और 21 में दलहन की कुल बुआई 1,37,26,000 हेक्टेयर में हुई थी, जो साल 2021 और 22 के दौरान 1,37,19,000 हेक्टेयर में ही हो पाई है। वहीं दलहन की मुख्य फसलों में शामिल चना और मसूर का रकबा बीते साल से आगे चल रहे हैं, जबकि उड़द,
मूंग के अलावा दूसरी दलहनी फसलों की बुआई कुछ पिछड़ी हुई है। रबी सीजन में चने की बुआई का रकबा 1,39,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 और 22 के लिए 17 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में चने की बुआई 97,99,000 हेक्टेयर के पार पहुंच चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 96,60,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं बात मूंग की बुआई की करें तो मूंग का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। रबी फसल वर्ष 2021 और 22 में मूंग की बुआई 96,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई 1,36,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल मूंग का रकबा 40,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है, जबकि मसूर का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी फसल वर्ष 2021 और 22 में मसूर की बुआई 15,73,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 14,90,000 हेक्टेयर रही थी। हालांकि चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। रबी फसल वर्ष 2021 और 22 में उड़द की बुआई 4,25,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रकबा 4,47,000 हेक्टेयर रहा था। देश के अलग अलग राज्यों की बात करें तो दलहन की बुआई 17 दिसंबर तक गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब में इस साल दलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले अधिक हो रही है। वहीं ओडिशा, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल और असम में दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले अभी तक पीछे चल रहा है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर, यानी हमारा सेगमेंट खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा मुक्ति दिवस समारोह में हुए शामिल। ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ योद्धाओं को किया संबोधित और किया सम्मानित। साथ ही प्रधानमंत्री गोवा में 650 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की दी उन्होंने सौगात। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के 6 क्षेत्रों में आज से भाजपा का जन विश्वास यात्रा की होगी शुरुआत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे यात्रा की शुरुआत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा मुक्ति दिवस समारोह में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल में कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए मतदान जारी है। कोलकाता नगर निगम के सभी 144 वार्डों में 1,776 मतदान केंद्रों पर लोग मतदान कर रहे हैं। चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से मास्क और दूरी बनाए रखने की अपील की है। मतों की गिनती 21 दिसंबर को होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला कॉलेज के सभागार में पूर्व सैनिकों की संगोष्ठी में शिरकत की। मोहन भागवत ने सीडीएस विपिन रावत और साथी सैनिकों की स्मृति में 1 मिनट का मौन रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि परिस्थिति जैसी भी हो, भारतीय सैनिक वीरता के साथ लड़ता है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 7,469 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.38% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 83,913 हुई। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.61% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.58% हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण हर तीसरे दिन 2 गुना हो रहा है और ये दर डेल्टा के मुकाबले काफी अधिक है। अब तक 89 देशों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। संगठन के अनुसार ओमिक्रॉन संक्रमण उन देशों में भी तेजी से फैल रहा है जहां कोविड टीकाकरण की दर काफी अधिक है अथवा जहां की अधिक संख्या आबादी कोविड के पहले दौर से उबर चुकी है। और तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।